नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी के पीवीआईक्यूज हम यहाँ पे इस चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं और 15 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे। ध्यान रखो, जितने भी पीवीआईक्यू हो रखे हैं और उसके जो रिलेटेड बढ़िया क्वेश्चंस हैं, है ना, उसको मैंने पिक किए हैं। बढ़िया क्वेश्चंस का मेरा कहने का मतलब है जो रिपीटेडली जीडी बार बार पूछता है, उसी से रिलेटेड पूछेगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन ना आए, लेकिन उसी को घुमा फिरा के उसी से रिलेटेड आसपास की चीजों को जो है वो कवर कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और उसके आसपास की चीजें भी जानते हुए चलेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं जिसने भी पेपर दे रखा है उनका अच्छा गया होगा, और जिनका पेपर अभी होने वाला है उन सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और इन लेक्चर्स को जरूर देख के जाइए। आज दूसरा लेक्चर है, पहला पार्ट में डाल चुका हूं, है ना। हमारे चैनल पे जाइए, उसको विजिट करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ना। और उन क्वेश्चंस के थ्रू अपने इन जीडी के सिलेबस को कवर करिए जितना हो सके, क्योंकि एग्जाम का एंड टाइम चल रहा है। आपको थ्योरी नहीं पढ़नी, आपको पीवाईक्यू या फिर जितने भी हो सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे देखने हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन भी है, और पिछली वाली क्लास में मैंने इसको एज अ होमवर्क भी दिया था। मैंने बोला भी था कि कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी के सभी लोग। तो क्वेश्चन ये है कि नेम द स्टेट व्हिच हैज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो ध्यान रखिए बेटा, इसमें नाम किसका आएगा? सबसे पहले एक केरला का आएगा। ठीक है ना। फीमेल लिटरेसी रेट में सबसे हाईएस्ट कौन है बेटा? केरला है। तो इसी से जुड़ी हुई जानकारी भी देख लेते हैं। सेंसस 2011 से जुड़ी हुई जानकारी क्या है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है बेटा? केरला का है। फीमेल में भी कैटेगरी में भी केरला ही है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर हम केंद्र प्रशासित प्रदेशों की बात करें, यूटीज की बात करें, तो सबसे ज्यादा किसका है बेटा? लक्षद्वीप का है ना। फीमेल की बात करें तो लक्षद्वीप का है। ठीक है। अगला आ जाओ, लोएस्ट लिटरेसी रेट बेटा, अगर राज्यों की बात करें तो सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट है बेटा बिहार का। ठीक है। इसके बाद लोएस्ट लिटरेसी रेट में आ जाओ, अगर केंद्र प्रशासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम लिटरेसी रेट किसका है बेटा? दादर एंड नागर हवेली का है। लेकिन 2011 की बात हो रही है। अगर आप यही 2024 में पढ़ रहे हो तो इसको दादर एंड नागर हवेली सिर्फ नहीं पढ़ोगे, क्योंकि दो केंद्र प्रशासित प्रदेश 2020 में एक साथ मिलकर एक यूटी बन गए थे, और वो दो कौन से थे? दादर एंड नागर हवेली था बेटा, और दमन एंड दीव मिलाकर एक यूटी बना दिया गया था। कौन से साल में बेटा? 2020 में। तो ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के हमारे। तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग डैश एंड डैश। कहने का मतलब तमिलनाडु तट पर वर्षा का एक बड़ा भाग कौन से महीनों में, कौन से महीने के दौरान पे प्राप्त होता है? सबसे ज्यादा वो जो वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में, वो किस महीनों के दौरान पे होती है? तो दो ऐसे महीने हैं बेटा, एक तो है अक्टूबर और एक है बेटा नवंबर। क्यों होता है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से वहां पे बारिश आती है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो अगर आप चाहते हो कि सर इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ा दीजिए, इंडियन क्लाइमेट हमें पढ़ा दीजिए, कमेंट सेक्शन में अगर मेरे को ज्यादातर कमेंट दिखे तो मैं बिल्कुल इसके लिए आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा, उसके लिए टेंशन मत लो। कुछ जुड़ी हुई जानकारी जान लेते हैं। दो प्रकार के मॉनसून होते हैं हमारे भारत में जो आते हैं। एक तो होता है बेटा साउथ वेस्ट मॉनसून, जो आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा होता है बेटा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जब आता है ना बेटा, ये आता है पहला मॉनसून, जो इसकी बारिश होती है वो कहां पे होती है? मालाबार के तट पे होती है, मालाबार कोस्ट में होती है, जो कि केरला में स्थित है। और अगर मैं कहूं कि कौन से मंथ की बात कर रहा हूं, तो ये मंथ की जो बात हो रही है बेटा वो हो रही है जून और जुलाई के मंथ के आसपास की बात हो रही है, जब साउथ वेस्ट मॉनसून आता है। ठीक है। यही साउथ वेस्ट मॉनसून की जो लास्ट वर्षा होती है वो कहां पे होती है? अरावली की जो पहाड़ियां है बेटा, अरावली हिल्स में टकरा के राजस्थान में बारिश कराती है। और ये कौन से महीने की बात हो रही है बेटा? यहाँ पे बात हो रही है सितंबर मंथ की। तो ये चीज ध्यान रखना। तमिलनाडु रिसीव्स मोर रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून देन दी साउथ वेस्ट मॉनसून। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से वर्षा होती है। तमिलनाडु के सदर्न पार्ट की बात करें तो वहां पे साउथ वेस्ट मॉनसून होता है, लेकिन तमिलनाडु में जो वर्षा का जो
अगर बात करें कि कितने सेंटीमीटर कितने एमएम की वर्षा हो रही है सबसे ज्यादा, तो किस महीनों के दौरान पे, अक्टूबर नवंबर के दौरान पे, और किस मॉनसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से। ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु का वो कौन सा तट है जहां पे ये पहली वर्षा होती है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की? तो ध्यान रखिए बेटा, ये तट का नाम है कोरोमंडल कोस्ट। इस बात को खास बात से ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं कोरोमंडल कोस्ट। जैसे हमने बात करी थी ना बेटा कि केरला में जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है तो पहली वर्षा कहां होती है? मालाबार के तट पे होती है। ऐसे ही तमिलनाडु पे जो सबसे पहली वर्षा होती है वो कौन से तट पे होती है? कोरोमंडल के तट पे होती है, कोरोमंडल कोस्ट पे होती है। आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट अ क्रिमिनल लॉ केस? निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? अभी तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पिछली क्लास में जो हमने किए थे वो भी 10 जनवरी के 2023 के ही थे, लेकिन वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के थे, और कुछ इंपॉर्टेंट मैं निकाल के लाया हूं आज शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है इसमें से वो कौन सा है जो आपराधिक कानून का मामला नहीं है। तो वो सिर्फ एक ही है बेटा, डाइवोर्स केस, तलाक का जो मामला होता है वो आपराधिक कानून का मामला नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ₹50 बैंक नोट ऑफ महात्मा गांधी न्यू सीरीज हैज बेस कलर ऑफ। आपको बताना है कि जो 50 रुपए का जो नई सीरीज चालू हो रखी है भारतीय नोट की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी जी हैं, महात्मा गांधी जी की जो सीरीज है तो वो किस कलर की है? तो ध्यान रखिए बेटा, वो कलर है फ्लोरोसेंट नीला, फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का 50 रुपए का नोट है। हम बात कर लेते हैं कि और कौन कौन से नोट है वो किस किस कलर के हैं। तो 10 रुपए का जो नोट है बेटा वो है चॉकलेट ब्राउन कलर का। ध्यान रखो बेटा, अगर 50 रुपए का पूछा जा चुका है तो और भी नोटों का पूछा जा सकता है। तो 10 रुपए का है बेटा चॉकलेट ब्राउन का, है ना। 20 रुपए का है बेटा आपको ग्रीनिश येलो का, ठीक है ना। 50 रुपए का है बेटा फ्लोरोसेंट ब्लू का, ये हमने क्वेश्चन में ही देखा अभी। 100 रुपए का है बेटा लेवेंडर का, है ना। 200 रुपए का है बेटा ब्राइट येलो का। इसके अलावा 500 रुपए का है बेटा स्टोन ग्रे का, है ना, जिसमें लाल किला पीछे आकृति बनी हुई है लाल किले की। उसके बाद 2000 का जो है बेटा वो है मैजेंटा कलर का। इतने कलर तो बेटा दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलेंगे, जितने आपको यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कलर देखने को मिल गए। आधे लड़के तो सोच रहे होंगे ये तो कलर कौन सा है, ये लेवेंडर कलर क्या होता है? हमें तो नीला पीला काला सफेद पता था अभी तक, है ना। लेकिन लड़कियां इस चीज को बड़े अच्छे प्रकार से जान गई होंगी कौन सा कलर कैसा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट फ्लैग बियरर फॉर इंडिया इन द ओलंपिक्स? ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो पहली बार ध्वजवाहक कौन बने थे? भारतीय ध्वजवाहक कौन बने थे ओलंपिक में? तो ध्यान रखिए बेटा पूर्मा बनर्जी बनी थी, पहली महिला थी पूर्मा बनर्जी, ये बनी थी ध्वजवाहक। एक और चीज बता दूं आपको, जब ये ध्वजवाहक बनी थी ओलंपिक में तो वो कौन सा ओलंपिक था, किस साल में हुआ था? तो बेटा 1920 में हुआ था। और किस जगह हुआ था ये ओलंपिक? बेल्जियम में हुआ था। पूर्मा बनर्जी जो है बेटा वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ध्यान रखिए बेटा एथलेटिक्स से रिलेटेड है। इसके अलावा एथलेटिक्स में से भी किस चीज में? स्प्रिंटिंग में। ठीक है, अगला जान लेते हैं कि जो हाल ही में ओलंपिक हुआ है 2024 में भी होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, 2020 का जो ओलंपिक है बेटा जो टोक्यो में हुआ था उसके दौरान पे भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो दो लोग थे बेटा, एक तो मैरी कॉम और दूसरे मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम बॉक्सर रही है, बॉक्सर है भी, और मनप्रीत सिंह जो है बेटा वो हॉकी के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो। अगला आ जाते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी रिक्रूटेड इन द इंडियन सिविल सर्विस इन ब्रिटिश इंडिया? निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाला पहला भारतीय था? तो ध्यान रखो बेटा सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला आ जाते हैं, स्किल इंडिया मिशन गवर्निंग काउंसिल इज चेयर्ड बाय द स्किल इंडिया मिशन गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री? तो ध्यान रखिए बेटा प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाती है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री सिर्फ स्किल इंडिया मिशन गवर्निंग काउंसिल का ही चेयरमैन होता है क्या? तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन होता है, जैसे कि कौन कौन सी? तो सबसे पहले आती है बेटा CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस हाल ही में इसका एग्जाम भी हुआ, बहुत लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके बाद है NDC
एनडीसी बेटा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना। थर्ड है हमारी एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। फोर्थ है हमारी एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कोई भी आपदा आती है उससे पहले मोबाइल में जो आपके पास सूचना आती है वो एनडीएमए के द्वारा आ जाती है। जैसे कि अगर कोई भारी वर्षा होने वाली है, लैंडस्लाइड होने वाला, कुछ भी इस प्रकार की जानकारी देनी होती है सरकार को तो एनडीएमए के द्वारा मैसेज भेजा जाता है। इसके अलावा एनडब्ल्यूआरसी नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल, इसके अलावा बेटा इंटर स्टेट काउंसिल, इसके अलावा बेटा इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट थी जो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, जिसका चेयरमैन, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है बेटा, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा से संबंधित है। आपको ध्यान होगा पहला पार्ट, पहली क्लास अगर आपने देखी है तो 10 जनवरी 2023 में शिफ्ट 1 में भी ये क्वेश्चन आया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है बेटा। किस प्रकार, यही क्वेश्चन नहीं, मैंने क्या बताया, आसपास की चीज आ जाएंगी। जैसे कि शिफ्ट 1 में क्या पूछा गया था, शिफ्ट 1 में पूछा गया था कि आपातकालीन लगने पे वो कौन से 2 आर्टिकल हैं जो सस्पेंड नहीं करे जा सकते, जिसका आंसर था अनुच्छेद 20 और 21। और यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया है अनुच्छेद 21 के बारे में आपको बताना है कि वो कौन से अनुच्छेद में है, तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया, अनुच्छेद 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको बताना है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख किसमें किया गया है, तो ध्यान रखो बेटा अनुच्छेद 17 में किया गया है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है ना, अगला आ जाते हैं, अगला है हमारा बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स हैज हेल्ड एज इंडियन नेपोलियन बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट। आपको बताना है इनमें से वो कौन सा गुप्ता शासक है जिसको नेपोलियन का टाइटल दिया गया है, तो बताएं भाई इसमें से वो कौन सा गुप्ता शासक है, तो ध्यान रखें बेटा वो गुप्ता शासक का नाम है समुद्रगुप्त। ठीक है ना, इसके अलावा और भी बहुत सारे गुप्ता शासक हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं गुप्ता चंद्रगुप्त 1, चंद्रगुप्त 2, श्रीगुप्त, इनके पास भी अलग अलग टाइटल रहे हैं, तो वो कौन कौन से टाइटल है वो भी देख लेते हैं भाई। अगर समुद्रगुप्त के बारे में पूछ लिया गया है तो और भी तो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे तो उनको टाइटल था महाराजा का, ठीक है ना। चंद्रगुप्त 1 जो थे बेटा उनको टाइटल था महाराज धीराज का, है ना। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो थे अभी हमने पढ़ाई है, समुद्रगुप्त का टाइटल क्या था, इंडियन नेपोलियन भी था, है ना, कविराज भी था, और इसके अलावा परम भागवत भी था, तो ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा चंद्रगुप्त 2 का जो टाइटल था वो है विक्रमादित्य है ना, बड़ा ही फेमस टाइटल है। कुमार गुप्त का क्या है बेटा, महेंद्रादित्य है, तो ये चीज ध्यान रखना और रिवाइज कर लेना एक बार एग्जाम से पहले, ठीक है। अगला आ जाते हैं, ई कृष्ण अय्यर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉर्म ऑफ डांस। क्लास 1 अगर आपने देखी है तो डांस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमने वहां देखे थे और एक क्वेश्चन बेटा यहां पे आ चुका है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि फोक डांस, क्लासिकल डांस, फोक म्यूजिक, इस प्रकार के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो ये किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, तो ध्यान रखना बेटा भरतनाट्यम से रिलेटेड है। और अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूं तो भरतनाट्यम कहां का है, पहली क्लास में मैंने बताया भी था बेटा, ये है भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। कुचिपुड़ी बेटा कहां का है, तो ध्यान रखें बेटा कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा कथक कहां का है, तो कथक है बेटा उत्तर प्रदेश का, और जो सेकंड ऑप्शन में उड़ीसी दे रखा है वो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि उड़ीसा का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 27वां क्वेश्चन है, इन इंडिया द पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्टेड वंस एवरी। आपसे पूछ रहा है कि जो जनगणना होती है ना, जो जनसंख्या जनगणना होती है वो कितने साल में एक बार होती है। सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछली बार भी किया था, तो समझ रहे हो आप कि फोक डांस, फोक म्यूजिक, क्लासिकल डांस और ये सेंसस 5 ईयर प्लान कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जीडी के और एसएससी के, खास तौर से अगर मैं बात करूं तो हर 10 साल में होता है, मैंने पहली क्लास में बताया भी था इसके बारे में आपको, ठीक है। आ जाइए भाई अगले क्वेश्चन में, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन 1923 बाई। जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है वो जो भारत में स्टार्ट हुई है 1923 में, वो किसके द्वारा स्टार्ट करी गई है, तो वो स्टार्ट करी गई है बेटा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। तो ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगला आ जाते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे पूछ रहा है कि भारत के संविधान का
कौन सा अनुच्छेद चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के बारे में बात करता है? कहने का मतलब सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसा करता है? तो वो अनुच्छेद बेटा 324 है, आर्टिकल 324। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर राइट टू वोट किस में दे रखा है, राइट टू जो वोट होता है वो किस अनुच्छेद में है? जो हमारा मत देने का अधिकार है लोगों का, वो किस अनुच्छेद में है? तो वो है बेटा आर्टिकल 326 में दे रखा है। तो ये भी जब बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगले आ जाते हैं कि एज ऑफ फरवरी 2024, ये देखो 2023 में पूछा गया था, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, ध्यान रखो, है ना। तो उस दौरान पे नवंबर 2000 मेरे ख्याल से 22 लिखा था उसमें, है ना। मैंने यहाँ पे चेंज करके, क्योंकि फरवरी में मैं आपको ये लिए क्लास लेकर आया हूं, इस वजह से मैंने फरवरी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो फरवरी 2024 के हिसाब से दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में कौन बैठे हुए हैं? तो उनका नाम है बेटा विनय कुमार सक्सेना। तो ध्यान रखो बेटा, इस समय करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली कौन है? वो है विनय कुमार सक्सेना। तो ये हमारा टॉपिक पूरा का पूरा, आज का हमारा 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आपका काम है क्वेश्चन करने का, ये है आपको होमवर्क का। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम, कहने का मतलब राष्ट्र आय की गणना करते समय अगर आप राष्ट्र आय को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक कारक के रूप में लिया जाता है। तो इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जिसको कंसीडर किया जाता है? ABCD में आपको बताना है कि कौन सा वो फैक्टर है ना। केमिकल यूज, क्या केमिकल को लिया जाता है, या क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल को लिया जाता है, या फिर निर्यात को लिया जाता है, या फिर सड़क निर्माण को लिया जाता है? मेरे ख्याल से बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है। अभी भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, फटाफट बता, सभी के सभी लोग बताएंगे कि इसका क्या सही उत्तर होगा। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा इन सेशंस में। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ये वीडियो PYQ के, तो उम्मीद करता हूं आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसकी आपको सारी की सारी PDF जो भी मैं यहाँ पे नोट करा रहा हूँ वो सारी PDF अवेलेबल करा दी जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। जाइए और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करिए, PDF को डाउनलोड करिए, चलते फिरते रिवाइज करते हुए अपना GD की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, मिलते हैं हमारी तीसरी क्लास में, और अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। कल अगर आपका पेपर है GD का तो ऑल द बेस्ट उन सभी के लिए। मिलते हैं हम अपने थर्ड क्लास में। जय हिंद बच्चों।